नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान की। अब देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये तो हमारे देश की धड़कन है ना? यही वो ताकत है जो 140 करोड़ लोगों को एक सूत्र में पिरोती है और हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाती है। तो चलिए इस रूपरेखा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम संविधान की आत्मा यानी उसकी प्रस्तावना को समझेंगे। फिर बात करेंगे उन मौलिक अधिकारों की जो हर नागरिक को मिले हैं। उसके बाद हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर नजर डालेंगे। फिर ये देखेंगे कि सरकार के 3 अंग मिलकर देश को चलाते कैसे हैं। और आखिर में हम ये जानेंगे कि हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है प्रस्तावना। आप जानते हैं, इसे संविधान का दिल या उसकी आत्मा भी कहा जाता है। ये एक तरह से पूरे संविधान का सार है, उसका मिशन स्टेटमेंट। बस कुछ शब्दों में ये उन सारे सपनों और वादों को बयां कर देती है जिन पर हमारे देश की नींव रखी गई है। चलिए इन शब्दों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये 5 भूस्तंभ हैं जिन पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। सबसे पहले संप्रभु। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। कोई भी बाहरी देश हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना है। फिर आता है समाजवादी। इसका मकसद है सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाना, यानी कोशिश ये है कि देश का पैसा कुछ ही लोगों के पास जमा ना हो। इसके बाद पंथनिरपेक्ष, जो ये साफ करता है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। और आखिर में लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक मतलब सरकार जनता चुनती है, और गणराज्य मतलब देश का जो मुखिया है यानी राष्ट्रपति, वो भी चुना जाएगा। वो कोई राजा या रानी की तरह वंश के आधार पर नहीं होगा। तो प्रस्तावना के इन महान आदर्शों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाता है? खैर, यहीं पर आते हैं हमारे मौलिक अधिकार। ये सिर्फ अच्छे अच्छे वादे नहीं हैं, ये वो कानूनी गारंटियां हैं जो हर भारतीय नागरिक को मिलती हैं और जिन्हें कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। ये अधिकार असल में हर नागरिक की आज़ादी और सम्मान के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। समानता का अधिकार, बोलने की आज़ादी, शोषण के खिलाफ अधिकार, ये सब तय करते हैं कि सरकार भी अपनी हद में रहे। और हाँ, इनमें सबसे खास है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सोचिए ये कितना शक्तिशाली है। अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसीलिए इसे इन सभी अधिकारों का रक्षक भी कहा गया है। अच्छा, तो हमने देखा कि मौलिक अधिकार सरकार को क्या करने से रोकते हैं, लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारे संविधान में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर मौलिक अधिकार सरकार के लिए एक रेड लाइट है, तो ये निर्देशक तत्व एक तरह से ग्रीन लाइट हैं। ये सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जाए। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो कानूनी तौर पर लागू किए जा सकते हैं, मतलब अगर उनका उल्लंघन हो तो हम अदालत जा सकते हैं। लेकिन नीति निदेशक तत्व ये अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते। ये सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो एक तरफ जहां मौलिक अधिकार हमें राजनीतिक लोकतंत्र देते हैं, वहीं निदेशक तत्वों का लक्ष्य है देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाना। जैसे कि समान काम के लिए समान वेतन की बात इन्हीं तत्वों में की गई है। तो सवाल उठता है कि इन सभी अधिकारों और सिद्धांतों को जमीन पर उतारता कौन है? मतलब देश असल में चलता कैसे है? इसका जवाब है सरकार के 3 अंगों में। ये वो 3 स्तंभ हैं जो न सिर्फ देश चलाते हैं बल्कि एक दूसरे पर लगाम भी कसते हैं ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे। ये सिस्टम बहुत ही सीधा और असरदार है। सबसे पहले है विधायिका यानी हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। फिर आती है कार्यपालिका यानी सरकार, जिसका काम है उन बने हुए कानूनों को लागू करना। और फिर है न्यायपालिका यानी हमारी अदालतें, जो ये सुनिश्चित करती हैं कि ये कानून संविधान के हिसाब से हैं या नहीं और उनकी सही व्याख्या करती हैं। ये तीनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर ही पूरा सिस्टम काम करता है। अब अगर हम कानून बनाने वाली संस्था यानी संसद की बात करें तो इसके 2 सदन हैं। एक है लोकसभा, जिसे लोगों का सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्यों को हम और आप सीधे वोट देकर चुनते हैं। और दूसरा है राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है।
ये दोनों सदन मिलकर ही पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। एक दस्तावेज जो 1949 में लिखा गया था, वो आज की तारीख में भी उतना ही प्रासंगिक कैसे है? जवाब ये है कि हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने इसे एक पत्थर की लकीर नहीं बनाया, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज बनाया, जो समय और समाज की ज़रूरतों के साथ खुद को बदल सकता है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर 106। 2023 के आखिर तक हमारे संविधान में 100 से भी ज्यादा बार संशोधन यानी बदलाव किए जा चुके हैं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना लचीला है। ये समय के साथ चलता है, रुकता नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये थी हमारे संविधान की एक छोटी सी झलक, लेकिन इसकी असली खूबसूरती किताबों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है। तो इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर, आज के भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद या कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक लगता है?